हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणी क्लासरूम चैनल। मेरा नाम है सोनू प्रताप और मैं आपका वापस स्वागत करता हूं इस चैनल पे। हम लोग रिवीजन सीरीज कर रहे थे और रिवीजन सीरीज में अब तक हमने पीरियोडिक टेबल के रिवीजन देखा है और 2 लेक्चर्स में उस रिवीजन को कंप्लीट करने की कोशिश की है। पीरियोडिक टेबल जब हमने शुरू किया था तो मैंने आपको बहुत एक स्पेसिफिक खास बात बोली थी कि आप जो भी रिवीजन लेक्चर देखें उससे पहले एक बार ज़रूर कॉपी को पढ़ के आएं, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके दिमाग में वो रिट्रेट होगी, वो बातें दोबारा से आएंगी कि अच्छा हमने ये चीज़ें कॉपी पढ़ी थी और वही चीज़ हम रिवाइज कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वही रिवीजन में करवाई जाएंगी, तो आपको वो एग्जैक्टली फोकस्ड चीज़ रहेगी, फोकस्ड अप्रोच रहेगी। अच्छा ये चीज़ हमने करी थी तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये खास बात है जहाँ से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जब भी आप रिवीजन लेक्चर देखें। क्यों? क्योंकि रिवीजन लेक्चर देखते समय आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं जाए जाएंगे, लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको बहुत आसानी से जल्दी जल्दी रिवीजन होगा और आपका जो सब्जेक्ट पे पकड़ है, जो आपके कॉन्सेप्ट पे पकड़ है, वो ज़्यादा मजबूत होगी और एग्जामिनेशन में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो इससे पहले ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप एक बार रजिस्टर ज़रूर पढ़ के आएँ ताकि उसका आपको फ़ायदा मिले। ठीक है, चलिए आज जो हम रिवीजन करने वाले हैं वो केमिकल बॉन्डिंग का करने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन केमिस्ट्री, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है ना, फिजिकल में भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑर्गेनिक में कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक का ये एक खास टॉपिक है जो हर टॉपिक, किसी भी टॉपिक के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ टक्कर ले सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में और नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन शुरू करने वाले हैं। ये कुछ लेक्चर्स चलेगा, 3-4 लेक्चर्स चलेगा और वहाँ पर हम देखेंगे कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट से डिफरेंट क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं और उनको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, केमिकल बॉन्डिंग की जब हम बात करते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में, डिफरेंट टॉपिक्स में। ठीक है, सब डिवाइड करेंगे। जैसे कि आपने देखा ही है, हमने 24 लेक्चर्स में केमिकल बॉन्डिंग को खत्म किया है। इट इज़ अ वेरी लार्ज, वेरी ह्यूज टॉपिक। ठीक है, तो उसको हमने बाइफिकेट किया है बहुत सारे टॉपिक्स में, स्मॉल टॉपिक्स में, और उसके थ्रू हम देखेंगे। अब उनको हम बाइफिकेट करेंगे थोड़े स्मॉल टॉपिक्स में और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, जो शुरुआत करते हैं केमिकल बॉन्डिंग से, है ना। किससे शुरुआत करते हैं हम? केमिकल बॉन्डिंग से। ठीक है, अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत करने से पहले और आज का रिवीजन का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं केमिकल बॉन्डिंग के आपको खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ताकि हम एक आइडिया लें कि हम इस लेक्चर में या इन लेक्चर्स में, जो केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन लेक्चर्स है, उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं केमिकल बॉन्डिंग की बात करता हूं, खास इंपॉर्टेंट बात करता हूं, तो केमिकल बॉन्डिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आता है हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के साथ VSEPR। ठीक है, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कंबाइन करके पूछे जा सकते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR। तो दिस होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये कभी आइसोस्ट्रक्चर, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, कौन सा बॉन्ड एंगल कैसा होगा, किस तरह से रहेगा, उस बार पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR का। ठीक है, अच्छा, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अगर रेगुलरली देखोगे तो इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, कंटिन्यूअसली हर पेपर में, जेईई एडवांस, जेईई मेंस, दोनों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, MOT के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है फजान्स रूल। फजान्स रूल, ठीक है, फजान्स रूल अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, यहां से सॉल्युबिलिटी, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, फजान रूल के बाद आते हैं आपके पास थोड़े से मिक्स टॉपिक्स, बहुत सारे मिक्स टॉपिक्स। ठीक है, तो फजान रूल के साथ हम एक और टॉपिक को यहां पर लिख लेते हैं। फजान रूल के साथ लिख लेते हैं हम बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग। अब ये दो टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस रेगुलरली तो नहीं पूछे जाते, बट इन तीन से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। फजान रूल से या तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बैक बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्रिज बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, एटलीस्ट एक, मतलब इन तीन से एक क्वेश्चन जरूर आने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। फजान, बैक बॉन्डिंग या ब्रिज बॉन्डिंग, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास डाइपोल मूवमेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन।
ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, फिजान रूल, बैक बॉन्डिंग, और ये तीन में से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार आईटी एडवांस में डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब देखिए इन पूरे केमिकल बॉन्डिंग को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहां पर आपको कई टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, जैसे लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी के बाद हम फिजान रूल में कर लेंगे। जैसे सॉल्युबिलिटी, हाइड्रेशन एनर्जी फिजान रूल में इसमें कहीं पर कर लेंगे, या एमओटी में कहीं पर कर लेंगे। जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्वेश्चन नहीं आता तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जहां से क्वेश्चन बनते ही नहीं है या बहुत ही कम बनते हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जहां से रेगुलरली क्वेश्चन बनते हैं, और वो कॉन्सेप्ट्स ये लिखे हुए हैं आपके। यही ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं और जहां से बार बार क्वेश्चंस बनते हैं, रेगुलरली बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो इनका रिवीजन पहले करेंगे, और फिर वो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होंगे ना, वो आप बाद में अपने आप ऑटोमेटिकली वो पढ़ सकते हैं। जब आपका मेजर पोर्शन हो जाएगा तो छोटे पोर्शन को करना बहुत आसान हो जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना बेटा कि जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन में आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट एरिया क्या है, आप कहां से क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करोगे, कहां से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर आपने उस चीज को टारगेट कर लिया जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो आपने अपना हाफ जॉब डन कर लिया है। अब वो छोटी छोटी चीजें हैं जहां से क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता, उसको आप बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका है कि अच्छा यहां से क्वेश्चन आता है, ये तो मैंने तैयारी कर ली है, इसकी तैयारी मेरी पक्की है। अब छोटी छोटी चीजें हैं उनको मेरे को फिल इन करना है और मेरा पूरा का पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। ये चार डिफरेंट लेक्चर्स में ये टॉपिक्स पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, और जब 4 डिफरेंट लेक्चर्स में ये टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि ये सारी चीजें आपकी तैयार हो जानी चाहिए बढ़िया ढंग से। ठीक है, उससे बहुत फायदा मिलेगा आपको एग्जामिनेशन। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज हम हाइब्रिडाइजेशन से, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद देखेंगे फिर हम बाकी चीजों को अगले लेक्चर्स में। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR आज का टॉपिक हमारा हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया था, हाइब्रिडाइजेशन इसलिए आया था कि इससे पहले एक थ्योरी आई थी VBT, जिसने बोला था कि एटॉमिक ऑर्बिटल से डायरेक्टली बॉन्ड बनते हैं, लेकिन उसने बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि CH4 के केस में वो गलत हो रहा था। जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, अगर उसके केस में ही आपकी एक बड़ी थ्योरी गलत हो जाए तो फिर तो वो थ्योरी बाकियों में तो अप्लाई होगी नहीं। तो उसने बोला कि ये थ्योरी गलत है, आप एक नई थ्योरी लाए, और नई थ्योरी के बेसिस पे एक थ्योरी आई थी, वो थी हाइब्रिडाइजेशन, है ना, वो थ्योरी थी हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन ने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन ने बोला कि आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो कंबाइन करते हैं, और जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और उन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बॉन्डिंग होती है। ये बात कही थी। अब यहां से हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका सोचा गया कि हाइब्रिडेशन कैसे निकाली जाए। तो हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका मैंने आपको क्या सिखा रखा है, हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका आपके पास बहुत सिंपल है। सिंपल सा फंडा आपको यूज करना है। क्या यूज करना है आपको देखने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मान लो x है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या आपके पास x, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे देखोगे, ये भी फंडा, ये भी क्लियर कर लेते हैं ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने का तरीका क्या है, अगर मॉलिक्यूल में अगर नेगेटिव चार्ज है तो वैलेंस सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, पहली चीज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या है, ये सेंट्रल एटम के, किसके हैं, सेंट्रल एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, किसके एटम से, सेंट्रल एटम के। अब अगर मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज है तो उस आप सेंट्रल एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, और अगर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस पर डिपेंड करेगा अब जितने भी होंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए, जैसे आपके पास है PF4 प्लस और आपके पास है PF6 माइनस। अब अगर PF4 प्लस को देखोगे तो PF4 फॉस्फोरस इज सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है तो इसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, कितने बचे, 4 बचे, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने देंगे, 4। अगर इसको देखोगे तो PF6 माइनस है, अगर PF6 माइनस है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, फॉस्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से कितने हो जाएंगे, 6। तो आप डिपेंड करता है कि कैसे सेंट्रल एटम देखते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखोगे आप इलेक्ट्रॉन्स नीडेड, अब ये है इलेक्ट्रॉन नीडेड, है ना। नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम, इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम, ये इसको हम y मान लेते हैं।
अब इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम का मतलब क्या है, मान लेते हैं फास्फोरस के साथ एक फ्लोरीन लगा, तो फ्लोरीन में कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम कितना हो जाएगा, इस फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैसे अगर फास्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीजन को कितने चाहिए होते हैं, दो चाहिए होते हैं, तो फिर उसको कितने मानेंगे, दो चाहिए होंगे, ठीक है ना, तो आप दो मानेंगे, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम बाय डिपेंडिंग ओवरऑल देखते हैं कि इस टोटल साइड एटम जितने हैं उनको टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम बाय, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम बाय लोन पेयर, लोन पेयर कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम, इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से डिवाइड क्यों किया, तो ये सब ना इलेक्ट्रॉन से, और लोन पेयर जो होता है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो इसको 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमारे पास क्या पाएगा, लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लोन पेयर निकल के अब हम देखेंगे एटम्स अटैच्ड, मतलब टोटल साइड एटम्स अटैच्ड कितने हैं, सेंट्रल एटम पे एटम्स अटैच कितने हैं, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं Z, ठीक है, Z, ठीक है। अब यहां से हम निकालेंगे, देखो x आया y आया, ठीक है, ठीक है, यहां से हम निकालेंगे आपका स्टेरिक नंबर, यहां से हम निकालेंगे आपका स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर विल बी इक्वल टू लोन पेयर प्लस एटम्स अटैच्ड, ठीक है, लोन पेयर प्लस एटम्स अटैच्ड, तो यहां से आपका स्टेरिक नंबर आ गया। अब हर स्टेरिक नंबर के बेसिस पे एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डिसाइडेड होता है, वो हम लोगों ने किया है, जैसे हाइब्रिडेशन डिसाइड होती है, मान लीजिए स्टेरिक नंबर हाइब्रिडाइजेशन, है ना, स्टेरिक नंबर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अब स्टेरिक नंबर आपके पास 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी आपकी sp, अगर स्टेरिक नंबर आपके पास 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, स्टेरिक नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 और d आ जाएगा, स्टेरिक नंबर 6 है तो हाइब्रिडेशन होगी sp3d2, स्टेरिक नंबर 7 है तो आपके पास हाइब्रिडेशन होगी sp3d3। इस तरह से आपकी हाइब्रिडेशन जाएगी कि जैसे जैसे स्टेरिक नंबर की वैल्यूज आती जाएंगी आप उसके बेसिस पे क्या बताते जाओगे, हाइब्रिडाइजेशन बताते जाओगे, है ना, उसके बेसिस पे क्या बताते जाओगे, हाइब्रिडेशन, तो हाइब्रिडेशन यहां से आप इस तरह से बता सकते हो, ठीक है। अच्छा तो अब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, एग्जांपल्स क्वेश्चंस किए थे हमने हाइब्रिडाइजेशन के, जिसमें हमने बहुत सारे देखे थे कि किस किस तरह से निकाल सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बट आपको ये बात समझ आ गई कि स्टेरिक नंबर कैसे निकालना है, स्टेरिक नंबर के बेसिस पे आप हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं। चलिए अब स्टेरिक नंबर तो निकल गया है ना, अब हमने देखा कि चलो यहां से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हम आपको एग्जांपल देते हैं XeO2F2, दिस इज एन एग्जांपल, ठीक है। तो आप क्या चेक करोगे, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम कौन सा है, दिस इज सेंट्रल एटम, Xe इज द सेंट्रल एटम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सेंट्रल एटम पे, Xe पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम्स, इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम्स, En लिख रहा हूं मैं इसको, है ना, इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम्स को क्या लिख रहा हूं, En, कितने चाहिए होंगे, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए होते हैं, 2 ऑक्सीजन को 4, 2 फ्लोरीन को 2, एक फ्लोरीन को 1 चाहिए होता है, 2 फ्लोरीन को 2, तो टोटल कितने हो गए 6। अब यहां से लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर कितना आ जाएगा 8 - 6 by 2 which is equals to 1, ये आ गया आपका, ठीक है। तो एक लोन पेयर आ गया आपके पास। एटम्स अटैच कितने आपके पास, एटम्स अटैच कितने आपके पास, अब अगर ध्यान से देखो तो इसमें एटम्स अटैच कितने होंगे, सेंट्रल एटम ये है, तो 2 ऑक्सीजन अटैच है, 2 फ्लोरीन अटैच है, तो 4 एटम्स अटैच है। कितने एटम्स अटैच है, 4। तो यहां से अगर स्टेरिक नंबर निकालना चाहूं मैं, स्टेरिक नंबर निकालना चाहूं तो स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, 4 + 1 = 5। अगर 5 स्टेरिक नंबर है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d, दिस विल बी द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन क्या होगी आपकी, sp3d, sp3d, ठीक है ना, ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन का देख लेते हैं, ICN2-, ठीक है। अब कैसे मॉलिक्यूल है, आपको ये बॉन्ड बनाना है कि इसका कितना हाइब्रिडाइजेशन हुआ, है ना, ICN2- का आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। चलिए देखिए ICN2 की हाइब्रिडेशन देख लीजिए। ICN2 की हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम इज Id, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा, वैलेंस सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 7 के साथ इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो Id के सेंट्रल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, एक माइनस नेगेटिव हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय साइड एटम्स, Cn को कितने चाहिए, 2, है ना, एक Cn को 1, 2 Cn को 2, तो 2 चाहिए, तो लोन पेयर कितने होंगे बेटा, लोन पेयर हो गए 8 - 2 by 2 = 3, 3 लोन पेयर हो गए, ठीक है। और आपके पास
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नीड बाय साइड एटम, एटम्स अटैच्ड। एटम्स अटैच्ड कितने होंगे बेटा? एटम्स अटैच्ड आपका 2 है। एटम्स तो नहीं, इसको हम आयंस बोलेंगे, बट ठीक है चलिए। एटम्स अटैच्ड, साइड एटम्स अटैच्ड कितने हैं आपके पास? 2, ठीक है, 2 अटैच्ड है। अगर 2 अटैच्ड हैं तो आपका स्टेरिक नंबर कितना आया? स्टेरिक नंबर कितना आया? 5, 2 + 3। अगर 5 स्टेरिक नंबर है आपका तो आपकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp3d। आपकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp3d। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हो, बहुत आसान तरीका है हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का। अगर आपको एग्जांपल्स करने हैं तो मेरे एक लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन के मैंने एग्जांपल्स करवाए हैं, अप्रोक्सीमेटली 30 to 40, है ना, 30-40 के आसपास मैंने हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल्स करवाए हैं। आप उनको कर सकते हैं और उनसे आसानी से आपके पूरा कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से निकालते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है वो है VACPR थ्योरी का, ठीक है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का, जिससे हमें स्ट्रक्चर पता चलता है। हमें हाइब्रिडाइजेशन तो पता चल गई, लेकिन हमें स्ट्रक्चर नहीं पता चला अभी। तो हमें वो स्ट्रक्चर जानना है कि वो स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट क्या है? VACPR थ्योरी का। तो उस कॉन्सेप्ट को हम करने की कोशिश करते हैं। चलिए, VACPR थ्योरी। VACPR थ्योरी, ये आपकी थ्योरी है ना, VACPR थ्योरी है, और इसके बेसिस पे आपको करना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब VACPR थ्योरी ने बोला था कि डिफरेंट जो आपके बॉन्ड्स होते हैं वो डिफरेंट रिपल्शन दिखाते हैं। जहां उसने बोला था कि आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ज्यादा रिपल्शन दिखाएगा, फिर उसके बाद लोन पेयर, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद आपका सिंगल बॉन्ड। तो ये सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन दिखाता है? ट्रिपल बॉन्ड, लोन पेयर, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है, ये ज्यादा रिपल्शन होगा। या फिर उसने बोला था आप अगर इसको सिंपली करना चाहते हैं तो लोन पेयर रिपल्शन is greater than lone pair bond pair repulsion is greater than bond pair repulsion, ये चीज बोली है ना। इस तरह से उसने बोला था कि ये आपके हैं और यहां पर इस तरह से आपका रिपल्शन होता है, ठीक है। इसके बेसिस पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपके आए, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं डिफरेंट स्टेरिक नंबर पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनेंगे, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारे पास है स्टेरिक नंबर sp, स्टेरिक नंबर 2, है ना। पहला हमारा स्टेरिक नंबर क्या होगा? स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू 2। स्टेरिक नंबर 2 की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन, है ना। ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन है स्टेरिक नंबर 2 की। और इसकी क्या है? मॉलिक्यूल कौन सा होगा? जैसे CO2, दिस इज वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, है ना। ये आपका मॉलिक्यूल्स है। आपके पास C2H2, दिस इज वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो आपके पास ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये होते कैसे हैं? ये कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। लीनियर इन शेप। कैसे होते हैं? लीनियर इन शेप, ठीक है, लीनियर इन शेप है ना। अच्छा, और बॉन्ड एंगल कितना है? बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, है ना। बॉन्ड एंगल आपका कितना है? 180 डिग्री। तो आपके पास क्या है? CO2 है। CO2 में हाइब्रिडेशन sp है, और sp हाइब्रिडेशन में आपके पास एक ही चीज हो सकती है कि लीनियर हो सकता है, वो लीनियर होगा। अगर लीनियर है तो प्लेनर तो डेफिनेटली होगा। अगर एक लाइन में लाई कर रहा है तो एक प्लेन में तो डेफिनेटली लाई करेगा ही करेगा, तो प्लेनर भी होगा। स्टेरिक नंबर 2 में आपके पास ये होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेरिक नंबर 2 की, 3, स्टेरिक नंबर 3, ठीक है। अच्छा, यहां पर ना वो आपसे ज्योमेट्री भी पूछ सकता है। ज्योमेट्री भी क्या होगी? ज्योमेट्री भी लीनियर ही है, और आपका शेप भी क्या है? लीनियर ही है। दोनों चीज लीनियर है, ठीक है, सॉरी, है ना। ज्योमेट्री भी लीनियर और शेप भी लीनियर, ठीक है। अब चलिए स्टेरिक नंबर 3। स्टेरिक नंबर 3 की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्री क्या है? इसकी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री क्या होती है बेटा इसकी? इसकी ज्योमेट्री होती है आपकी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर, या फिर कई लोग लिखते हैं इसको ट्रायंगुलर प्लेनर, और ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है, ज्योमेट्री लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इस sp2 को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट क्या? कि आपके पास 2-3 बॉन्ड पेयर हो और 0 लोन पेयर हो, प्लस 0 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर हो और 0 लोन पेयर।
अब देखो यहां पर तो बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर थे, यहां पर पॉसिबिलिटी है कि 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर हो, और फिर या फिर 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास है BF3, दिस इज 1, राइट, ये आपके पास हो सकता है ना, ये आपके पास हो सकता है, या फिर ये है आपके पास SO2, ठीक है, ये हो सकता है एग्जाम्पल्स, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो स्ट्रक्चर होगा आपके पास जिस तरह से, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। अच्छा, दोनों की ज्योमेट्री तो ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर ही रहेगी, लेकिन शेप अलग हो जाएगा। अब क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो जो इसकी ज्योमेट्री है वही इसका शेप है। तो इस केस में ज्योमेट्री इक्वल्स टू शेप, G इक्वल्स टू S, ज्योमेट्री इक्वल्स टू शेप। लेकिन इस केस में डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर आते ही हम शेप में लोन पेयर को कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो लोन पेयर को छिपाएंगे तो बेंट शेप दिखेगा, तो इसका शेप क्या हो जाता है बेटा, इसका शेप हो जाता है बेंट शेप, इसका शेप हो जाता है बेंट शेप या फिर वी शेप। क्या हो जाता है, बेंट शेप या फिर वी शेप, इस तरह से ये हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू 4, स्टेरिक नंबर 4, ठीक है। स्टेरिक नंबर 4 में आपके पास है, स्टेरिक नंबर 4 में आपके पास है 3, स्टेरिक नंबर 4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास, sp3, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3, ठीक है। अच्छा, इसका ज्योमेट्री, देखो ज्योमेट्री जो है वो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है, वो कभी भी आपका स्ट्रक्चर कैसा है ऐसे इस पे डिपेंड नहीं करती। तो हाइब्रिडाइजेशन, एक स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री एक ही रहेगी, तो ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। क्योंकि ज्योमेट्री में क्या होता है, आपका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो इस वजह से ज्योमेट्री, अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, तो किसी हाइब्रिडाइजेशन के लिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों होंगे, चाहे उसमें 4 लोन पेयर हो, चाहे उसमें 4 बॉन्ड पेयर हो, डिपेंड नहीं करता, लेकिन ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब यहां पर आ गया, अब यहां पर वेरिएशन देखो, 3 टाइप की वेरिएशन हो सकती है, ठीक है। 3 टाइप की वेरिएशन हो सकती है आपके पास। कौन कौन सी 3 टाइप की वेरिएशन, देखो पहली वेरिएशन आपके पास कि आपके पास 4 बॉन्ड पेयर हो, 4 बॉन्ड पेयर हो और 0 लोन पेयर हो, प्लस 0 लोन पेयर, तो क्या हो जाएगी आपके पास, फॉर एग्जाम्पल CH4 है ना, CH4 हो जाएगा। CH4 का स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, CH4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, दिस विल बी CH4, है ना। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगी, अगर आपके पास 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, फॉर एग्जाम्पल NH3, दिस विल बी द स्ट्रक्चर, है ना। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा, अगर आपके पास 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, ठीक है। तो इस केस में क्या आ जाएगा आपके पास, H2, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स में स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री ये आपके पास ये, अब इसका शेप अलग अलग होगा, है ना, सबका शेप अलग होगा। अब इसका शेप देखेंगे तो इसका तो जो, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं, तो जो ज्योमेट्री वही शेप, टेट्राहेड्रल, इसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अच्छा, इसमें चेंजेस आएंगे। अब देखो ज्योमेट्री तो ये थी, इसका शेप क्या होगा, इसका शेप होगा पिरामिडल, इसका शेप होगा पिरामिडल। पिरामिडल कैसे होगा वो देख लो, पिरामिडल कैसे होगा देख लो। आपके पास 3 बॉन्ड्स हैं और 3 बॉन्ड्स कुछ इस तरह से लाई कर रहे हैं, है ना, 3 बॉन्ड्स कुछ इस तरह से लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर पे एक कोन है, नीचे पे एक बेस है, तो वो कैसा शेप हो जाता है, पिरामिडल शेप हो जाता है। कैसा शेप हो जाता है, पिरामिडल। ये कैसा शेप हो जाएगा, पिरामिडल। और ये कैसा शेप है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये इन दोनों शेप्स में कुछ ना कुछ मैचिंग है। अगर आप लोन पेयर को छुपाएं तो बेंट शेप आ रहा है, कैसा शेप आ रहा है, बेंट। तो अगेन आंसर क्या होगा आपका, बेंट शेप, इसका हो जाएगा बेंट शेप, बेंट शेप या आपका वी शेप, इन्वर्टेड वी शेप या बेंट शेप, ठीक है। तो आपके पास ये 3 स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर 2, स्टेरिक नंबर 3, स्टेरिक नंबर 4, इनकी ज्योमेट्रीज अलग अलग हैं। जैसे स्टेरिक नंबर 2 की ज्योमेट्री है लीनियर, इसकी ज्योमेट्री है ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर, और इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, ठीक है। और डिफरेंट लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के कॉम्बिनेशन से ये डिफरेंट शेप्स के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे इसमें देखो BF3 बन रहा है, तो इसमें शेप इसका क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। लेकिन ये SO2 बन रहा है, इसका जो
इसका जो लोन पेयर है, इसका जो लोन पेयर है, अब उसको शेप में काउंट नहीं करेंगे तो कैसा शेप आएगा? बेंड शेप। वैसे ही ज्योमेट्री अगर स्टेट नंबर 4 को देखो तो हाइब्रिडेशन sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अगर आप स्ट्रक्चर को देखते हो तो 4 बॉन्ड पेयर जहां होंगे वहां टेट्राहेड्रल रहेगा, 3 बॉन्ड पेयर जहां होंगे और एक लोन पेयर होगा तो पिरामिडल रहेगा, और 2 लोन पेयर होंगे तो क्या रहेगा? बेंड शेप रहेगा। आप ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके ध्यान में ये सारी चीजें रहनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामिनेशन में इसी में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं आपका आगे स्टेक नंबर, कौन सा स्टेक नंबर 4 तो हो गया था, स्टेक नंबर 5 पे आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक नंबर क्या है आपके पास? स्टेक नंबर 5। स्टेक नंबर 5 की जो ज्योमेट्री होगी, पहले हाइब्रिडेशन की बात कर लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d, दिस विल बी द हाइब्रिडाइजेशन। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री क्या है आपके पास? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये जो है वो आउट ऑफ द प्लेन और इनसाइड द प्लेन मान के चले, है ना, ठीक है, और बाकी सबको प्लेन में मान के चले। ठीक है, ऐसा बनाने का रीजन सिर्फ इतना सा है कि आपको इस स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाना है ताकि आपको बेस्ट व्यू मिले। तो बेस्ट व्यू में क्या होता है कि 3 को आप एक प्लेन में रखो, एक को आउटसाइड द प्लेन, एक को इनसाइड द प्लेन रखो, उससे आपको क्या मिलता है? बेस्ट व्यू मिलता है। अगर आपने किसी और तरीके से इसको बनाया तो बेस्ट व्यू नहीं मिलेगा और वहां पर इसका स्ट्रक्चर या शेप जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए, इसमें आगे 3 टाइप का स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आपके पास 5 बॉन्ड पेयर हो और 0 लोन पेयर। 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, जैसे PCl5। ठीक है, ये आपके पास PCl5। ठीक है, अब 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो आपका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? सिंपल सा स्ट्रक्चर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसके लिए हम, इस स्ट्रक्चर के लिए हमने एक खास बात करी थी। उस स्ट्रक्चर की खास बात क्या थी? देखो, हमने बात करी थी कि जब हम PCl5 को ड्रॉ करते हैं तो 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, एक होते हैं जो आउट ऑफ द प्लेन या इनसाइड द प्लेन होते हैं, उनको बोलते हैं हम एक्सियल बॉन्ड्स, और एक बॉन्ड ये होते हैं जिनको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। हमारे पास 2 टाइप ऑफ बॉन्ड है, एक्सियल और इक्वेटोरियल, है ना। हमारे पास 2 टाइप ऑफ बॉन्ड है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। इसमें जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, दिस इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, और ये क्या है? वीक बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है? वीक। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो जब हम इसको हीट करेंगे तो सबसे पहले ये वीक बॉन्ड टूटेगा और उसके बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटता है। तो जब PCl5 को हीट करते हो तो आपकी बुक में एक लाइन है कि PCl5 को डिकम्पोज करने के बाद PCl3 और Cl2 मिलती है, लाइन है। ठीक है, तो वही यही है कि क्योंकि इसका बॉन्ड वीक है तो इस वजह से आपको PCl3 और Cl2 मिलती है। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये हो गया आपके पास, है ना। नेक्स्ट, अब यहीं पर आपके पास ये है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसी में आपके पास आ जाएगा 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर की कहानी आ जाएगी, जहां पर आपको ये देखना है कि किस हिसाब से बन रहा है। तो जैसे SF4। अब SF4 को जब बनाओगे तो कैसे बनेगा? अब आप लोन पेयर को कहीं भी रख सकते हो, लेकिन यहां पर जो बेस्ट पॉसिबल पोजीशन है लोन पे रखने की वो है इक्वेटोरियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है? इक्वेटोरियल पोजीशन। तो आप उसको इस तरह से रखोगे, रखने को आप इधर भी रख सकते हो, ये भी इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल है, लेकिन आप इधर रख दो क्योंकि बेस्ट व्यू सबसे बढ़िया मिलता है यहां से, और वही इंपॉर्टेंट है हमें शेप जानने के लिए। कुछ इस तरह से शेप बने, है ना, कुछ इस तरह से शेप बने। चलिए नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। फॉर एग्जाम्पल ICl3 माइनस, फॉर एग्जाम्पल ICl3 माइनस ICl3, है ना। ICl3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? 2 लोन पेयर हैं। अब लोन पेयर देखो,
ये तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन है, लेकिन आप लोन पेयर को कहां रखोगे जहां से आपको बेस्ट व्यू मिले, जहां से आपको सिमेट्री मिले, तो आप यहां रखते हो, आप ऐसे रखते हो, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, ठीक है। फिर सीएल इधर आ जाएगा, इधर सीएल चला जाएगा, इधर भी सीएल चला जाएगा, ये हो गया, है ना। और लास्ट होता है आपके पास 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर, ये आपके पास है ना। इसका स्ट्रक्चर ये कैसे हो जाएगा, I3 माइनस I3 माइनस, है ना। कैसा हो जाएगा ये, देखो लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन में, तो 3 लोन पेयर होंगे इसमें, ये स्ट्रक्चर है ना। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको मिल गए स्टेट नंबर 5 से रिलेटेड, आपको डिफरेंट बॉन्ड पेयर, डिफरेंट लोन पेयर के कॉम्बिनेशन में। अच्छा, इस शेप की अगर बात करें तो ये ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होंगे, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है, उसकी इसका क्या होगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, है ना। तो 3 प्लेन में है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कि 3 प्लेन में होते हैं, एक अबव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है ना। तो एक अबव द प्लेन, एक बिलो द ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, है ना। तो बाइपिरामिडल होगी। अच्छा, इसको अगर ध्यान से देखो तो अगर आप इसको इस तरह से छुपाओ, देखो एक लाइन और ऐसा मिल रहा है, तो क्या बोलते हैं, सी शॉ बोलते हैं इसको, सी शॉ शेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, सी शॉ। अगर इसको देखें तो इसमें देखो ये बेंड हो जाता है ना। तो ये बेंड हो जाता है, इसको क्या बोलेंगे हम, आपका बेंड हो जाता है, इसको बोल देते हैं हम आपका बेंट टी, क्या बोल देते हैं, बेंट टी। कई जगह पे टी शेप लिखा होगा, कहीं पर बेंट टी लिखा होगा, दोनों ही आंसर ठीक है। वैसे बेस्ट पॉसिबल आंसर बेंट टी। अगर आपको ध्यान से देखें तो वैसे तो आपको 90 डिग्री एंगल लग रहा है, बट ये वाला रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से एंगल ना थोड़ा सा बेंट हो जाता है। कैसा हो जाता है, थोड़ा सा बेंट हो जाता है, रिपल्शन ज्यादा मिलता है तो उससे बेंट हो जाता है, और ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री से बॉन्ड एंगल कम होता है, अराउंड 87 डिग्री पे होता है, ठीक है। अच्छा, और जब इसकी बात करें तो लीनियर है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, लीनियर तो हमें दिख ही रहा है, लीनियर बॉन्ड एंगल आपको पता ही है 180 डिग्री हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपका भी वेरिएशन होता है, डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स, डिफरेंट बॉन्ड पेयर्स में बीच में, है ना। चलिए, अच्छा यहां पर आपने बात करी किसकी, यहां पर आपने बात करी एसपी स्टेट नंबर 5 की। अब स्टेट नंबर 6 की बात कर लेते हैं एक बार, है ना। स्टेट नंबर 6 है, स्टेट नंबर 6 की बात कर लेते हैं। और जब मैं स्टेट नंबर 6 की बात करता हूं तो स्टेट नंबर 6 में आपके पास हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d2, sp3d2। अगर sp3d2 है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री की जब बात करें तो ज्योमेट्री होगी आपके पास स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल आपकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर बाइपिरामिडल। एक स्क्वायर होगा, बाकी पिरामिडल होगा। कैसा शेप होगा, देखो इस तरह से, ये 4 एक प्लेन में होंगे, है ना, एक आउटसाइड द प्लेन और एक इनसाइड द प्लेन, एक आउटसाइड द प्लेन और एक इनसाइड द प्लेन, ठीक है। इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी देख लेते हैं, इसमें 2 ही केसेस होंगे, बिकॉज रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, तो कंपैरेटिवली 2 ही केसेस होते हैं। और 2 केसेस में क्या होता है, आपका एक केस होगा आपके पास कि आपके पास 5 बॉन्ड पेयर है, नहीं 6 बॉन्ड पेयर, 6 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर, ठीक है। 6 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर, ठीक है। अच्छा, और एक केस हो सकता है आपके पास कि आपके पास 5 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर, ठीक है। आपके पास ये सिनेरियो हो सकता है कि आपके पास 6 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, और आपके पास 5 बॉन्ड पेयर है। तो यहां पर क्या हो सकता है, जैसे SF6 स्ट्रक्चर कैसे होगा, जिस तरह से स्ट्रक्चर होगा, है ना, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा कि ये सब एक प्लेन में लाई करेंगे और ये 2 बाहर वाले आउट ऑफ द प्लेन लाई करेंगे, SF6, ठीक है ना। अच्छा, बॉन्ड पेयर की जब मैं बात करूं तो बॉन्ड पेयर में आपके पास क्या आएगा, देखो ICL5 आपके पास ICL5 आ जाएगा। ICL5 में कैसा आ जाएगा, देखो एक और केस होगा, इसमें एक और केस होगा, वो हम थोड़ा सा अलग से बना देंगे, ठीक है ना। ICL5 में स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, I इधर CL, यहाँ पर CL, यहाँ पर CL, यहाँ पर CL और एक लोन पेयर, ये हो जाएगा ICL5, है ना। इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके पास, 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, ठीक है। एक और केस होगा इसमें 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर्स का, ठीक है। वो भी हम बना देते हैं, वो हम बना देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग से, यहाँ पर बीच में कहीं पर, यहाँ पर बना देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर बनाते हैं। हमारे पास क्या होगा, एक केस होगा हमारे पास होगा
4 bond pair, 4 bond pair and 2 lone pairs, 4 bond pair and 2 lone pairs का, है ना। तो ये कैसा केस होगा, केस होगा XeF4 का, केस होगा XeF4। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर, ठीक है। तो ये कुछ तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे आपके पास, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में आपके पास डिफरेंट शेप्स होंगे। अब देखो, जब मैं इसकी शेप की बात करता हूँ तो ये तो सेम है, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं, तो स्क्वायर बाइपिरामिडल इसका शेप रहेगा। जब मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पर आपके पास इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसका शेप क्या होगा, इसका शेप आपके पास क्या होगा, जो आपके पास 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर वाला बना है, तो ध्यान से देखो, बॉन्ड पेयर लोन पेयर को छुपा दोगे तो प्लेन में आ जाएगा, चारों के चारों प्लेन में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। इसका शेप हो जाएगा आपके पास स्क्वायर प्लेनर, इसका शेप हो जाएगा आपके पास स्क्वायर प्लेनर, है ना। चारों बॉन्ड पेयर आपके इसमें आ गए तो स्क्वायर प्लेनर इसका शेप हो गया। अच्छा, इसकी बात करो, क्योंकि इसमें क्या है आपके पास एक नीचे पे आ रहा है, तो इसका कैसे होगा, 4 एक प्लेन में होंगे, 4 एक प्लेन में होंगे ऐसे, और एक अबव द प्लेन होगा, तो क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल। इसका क्या हो जाएगा शेप, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अब इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर। तो ये आपका बीएससी थ्योरी है, जहां पर आपको डिफरेंट शेप्स मिले। अब यहाँ पर एक और आ जाता है sp3 d3, लेकिन वो इतना ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है और इतना इंपॉर्टेंस वो रखता नहीं है, ठीक है। तो बट आपको ये जो 6 हैं ये आपको पता होने चाहिए, यहां से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। चलिए, ठीक है। अच्छा, हम कर लेते हैं लास्ट वाले कर लेते हैं, स्टेट नंबर 5, स्टेट नंबर 7, है ना। स्टेट नंबर 7 लिख लेते हैं, स्टेट नंबर 7, ठीक है। स्टेट नंबर 7 का स्ट्रक्चर कैसा हो, स्टेट नंबर 7 का स्ट्रक्चर होगा आपके पास हैबिटेशन होगी sp3 d3, ठीक है। और आपका ज्योमेट्री होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी आपकी पेंटागनल बाइपिरामिड, ज्योमेट्री होगी पेंटागनल बाइपिरामिड, ठीक है। आपके ऐसी ज्योमेट्री होगी। स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगी, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। इसका जो बहुत फेमस कंपाउंड है वो पूछा जाता है IF7, IF7 माइनस इज द मोस्ट फेमस कंपाउंड जो पूछा जाता है, ठीक है। बस दैट्स इट, इतना ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं। अच्छा, अगर आप इसमें से एक लोन पे यहाँ पर लोन पे लगाए तो पेंटागनल पिरामिडल हो जाता है, एक लोन पे यहाँ से तो पेंटागनल प्लेन हो जाता है, इतना खास इंपॉर्टेंस ये रखता नहीं है, ठीक है। बस आपको ये चीजें जो चीजें बोली हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ज्यादा खास इंपॉर्टेंस का ये है, ठीक है। चलिए, अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस में कैसे पूछा गया है। आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो बेसिकली, अब देखो मैं 2-3 चीजें बता रहा हूँ आपको, और वो चीज़ खास ध्यान रखना, बार बार उन्हीं चीज़ों को रिटरेट कर रहा हूँ। पहली चीज़, जब मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो मैं नीट और जेई दोनों के क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करूंगा। इसका रीजन क्या है, नीट वालों के लिए थोड़ा सा एक लेवल हायर हो जाएगा और जेई वालों को बैंक बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप मेन्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ही रेगुलर, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको मेन्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस पता होने चाहिए, और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एडवांस वाले क्वेश्चंस भी यहाँ करवाए जाएंगे। तो जेई वालों के लिए खास बात है कि अगर मैं नीट के क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो उनको कम मत समझ के ये मत समझे कि वो कम क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस होते हैं बेटा, हो सकता है कि एग्जामिनेशंस में आते हुए जब आप बैठे तो वहां पर वही एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं फंसे और आप वो क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाए। ध्यान रखना, जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं उतना ही आपका फायदा होगा। तो इनिशियली मैं कुछ नीट के क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर मैं थोड़े बहुत जेई के क्वेश्चंस करवाऊंगा, एमएस के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन मेरा पहला सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको बताना है, क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इन, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है आपके पास, in CLF3 the number of lone pairs of electrons on central atom Cl, on central
एटम Cl इज, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, नीट 2018 का क्वेश्चन है ये आपके, है ना, नीट 2018 का क्वेश्चन है आपके, ठीक है। और आपको ऑप्शन दिए गए थे, ए ऑप्शन था आपका 1, बी ऑप्शन था आपका 2, सी ऑप्शन था आपका 4, डी ऑप्शन था आपका 3। ये ऑप्शन थे और आपसे पूछा गया था कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। तो ClF3 का आपको सिंपल क्या, देखो यहां से आपको लोन पेयर बोला है सेंट्रल एटम पे, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम, तो आपको सिंपल हाइब्रिडेशन निकालना है। अगर आप हाइब्रिडेशन निकालने जाते हो तो आपको वहीं से आंसर निकल जाएगा। वैसे तो आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए हाइब्रिडेशन के थ्रू हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, Cl पे 7 होते हैं, इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम 3, तो लोन पेयर कितने होंगे बेटा, 7 - 3/2 = 2, सीधा सीधा आंसर आ जाता है 2, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर लिखना चाहिए तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा इसका, ठीक है। हाइब्रिडेशन है आपकी sp3, हाइब्रिडेशन इसकी sp3d2, ठीक है, sp3d2 आपकी इसके हाइब्रिडेशन है, sp3d सॉरी, sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। और कैसा है, बेंट टी है या फिर टी शेप का, है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नीट में, आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते बेटा, ठीक है। आप इनऑर्गेनिक एक चीज खास बात याद रखेंगे, आपने जो कॉन्सेप्ट्स किए हैं उन्हीं में से कहीं ना कहीं से घुमा के क्वेश्चंस पूछेगा, उसके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है। ऑर्गेनिक में, फिजिकल में वो कहीं ना कहीं और से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन इनऑर्गेनिक में उसके पास एबिलिटी नहीं है, जितना हमने पढ़ लिया आप उतना ही वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। The species having bond angle 120 degree is, एक आपका है नीट 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ClF3, ऑप्शन बी NF3, ऑप्शन डी C, ऑप्शन सी BCl3, ऑप्शन डी PH3। अब ये सारे ऑप्शन देखते ही आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपका दिमाग में आंसर नहीं आया तो सबके आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो, ठीक है। इसकी हाइब्रिडेशन अभी निकाली हमने sp3d, ठीक है। इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी बेटा, नाइट्रोजन के साथ तो 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो इसकी एक लोन पेयर होगा, तो इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp3, इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp, इसकी हाइब्रिडेशन होती नहीं क्योंकि ड्रैगो कंपाउंड है ना, ये कैसे कंपाउंड है, ड्रैगो कंपाउंड है, ठीक है। और इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp2, ठीक है। अब यहां से आपको समझ आना चाहिए कि sp2 वाला यूजुअली 120 डिग्री बॉन्ड एंगल देता है, और sp2 वाले की खास बात यह है कि अगर उसके पास लोन पेयर नहीं है तो तब वो 120 डिग्री, अगर लोन पेयर होगा तो 120 डिग्री से कम हो जाए, लेकिन क्योंकि यहां पर लोन पेयर नहीं है तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। इसका एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री विद द स्ट्रक्चर ऑफ लाइक दिस। अभी BF3 किया था हमने, BCl3 वैसे ही स्ट्रक्चर, ठीक है ना, BCl3 वैसे ही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन सकता है ना। चलिए अच्छा, ड्रैगो कंपाउंड की बात करें तो ड्रैगो कंपाउंड का बात कर लेते हैं एक बार, है ना, ताकि आगे चल के हमें इसके बारे में बात नहीं करनी पड़े। कौन कौन से होते हैं ड्रैगो कंपाउंड, देखो ड्रैगो कंपाउंड कौन से होते हैं, ठीक है, ये 8 एलिमेंट्स हैं। ये जब किसी साइड एटम जो उनका होगा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर लेस देन 2.5 होगी, ठीक है, जो उनका साइड एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5 होगी, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन होगी आपकी, sp3, मतलब हाइब्रिडेशन काइंड ऑफ sp3 होगी, एग्जैक्टली sp3 नहीं होगी। हाइब्रिडेशन मतलब इसका, सॉरी हाइब्रिडेशन ना लिखते हुए यहां पर हम लिखेंगे, हाइब्रिडेशन ना लिखते हुए यहां पर हम लिखेंगे, हाइब्रिडेशन नहीं लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे यहां पर इसका बॉन्ड, जो बॉन्ड और पेयर और लोन पेयर का कॉम्बिनेशन होगा। इसमें 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होगा, ठीक है। क्या होगा, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखाएंगे, दे विल नॉट शो हाइब्रिडेशन। इन 2 कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखाएंगे, और अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखाएंगे तो इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो अप्रोक्सीमेटली नियर टू 90 डिग्री होता है। जैसे PH3 से ASH3, SDH3 एंड BiH3,
अब अगर बॉन्ड एंगल की बात करो तो उसका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 93 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 92 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 91 डिग्री और इसका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल होता है इनका, विच इज अप्रोक्सीमेटली नियर टू 90 डिग्री, विच मींस यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, तो ये बॉन्ड एंगल्स जो एक्चुअल हाइब्रिडाइज वाले बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो नहीं दिखाते, नॉर्मल बॉन्ड एंगल्स दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो हमने डिसाइड किया कि इनकी जो ओवरलैपिंग हो रही है वो डायरेक्टली पी ऑर्बिटल्स हो रही है। फॉर एग्जांपल आपके पास पी ऑर्बिटल कैसे होंगे, इस तरह से कनेक्टेड होंगे पी ऑर्बिटल्स, px इधर की तरफ, py ऐसे, pz ऐसे, है ना। अब डायरेक्टली अगर कंबाइन कोई साइड एटम करेगा, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होता था कि एटॉमिक ऑर्बिटल से डायरेक्टली कंबाइन करो तो बॉन्ड एंगल कितना आएगा 90 डिग्री, क्योंकि अगर डायरेक्टली कंबाइन करेगा साइड एटम तो क्या होगा, तब अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री आ सकता है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे, विच मींस अगर ये 90 डिग्री के आसपास इनका बॉन्ड एंगल है, विच मींस ये हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं कर रहे हैं, और अगर हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं कर रहे हैं इस वजह से इन कंपाउंड का नाम क्या रख दिया गया, ड्रैगो कंपाउंड रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया, ड्रैगो कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, विच स्ट्रक्चर इज लीनियर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया विच स्ट्रक्चर इज लीनियर। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्ट्रक्चर इज लीनियर, विच स्ट्रक्चर इज लीनियर। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए आपको दिया गया है SO2, ठीक है। ऑप्शन बी आपको दिया गया है CO2, ऑप्शन सी आपको दिया गया है CO3 2-, और ऑप्शन डी आपको दिया गया SO4 2-। ये ऑप्शन आपको दिया गया, आपसे पूछा कौन सा लीनियर है। अब यहां से भी आप डायरेक्टली बता सकते हो, अभी हमने पढ़ा था CO2 लीनियर होता है ना, डायरेक्टली बता सकते हो। लेकिन फिर भी इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो SO2 कैसा होगा, ये लीनियर है ही नहीं, लीनियर है लेकिन लीनियर नहीं है। CO2 का स्ट्रक्चर हमने देखा था, CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। CO3 2- कार्बोनेट कैसा स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह से होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड सब पे और नेगेटिव चार्ज भी सब पे। और SO4 2- का स्ट्रक्चर कैसा होगा, अगेन इस तरह से स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट आपके पास स्ट्रक्चर बनेंगे, तो इसमें से लीनियर कौन सा होता है, CO के ऊपर लीनियर आता है। CO के ऊपर क्या आता है, लीनियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी नीट कोई बहुत पुराने साल पूछा गया था, 90s का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, अमंग द फॉलोइंग द पेयर इन विच 2 स्पीशीज आर नॉट आइसो स्ट्रक्चर। among the following the pair in which two species are not isostructural is option A SiO4 and SF4, B IO3- and IO3- and XCO3, ठीक है। C आपके पास क्या हो जाएगा, BH4 and NH4- and NH4+, H4+, and D आपसे पूछा गया PF6 and SF6-, PF6- and SF6। ये आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। आपसे पूछा गया कि कौन सा आइसोस्ट्रक्चर इसमें से नहीं होगा, है ना। सबका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, सबकी हाइब्रिडेशन देख लोगे तो सबका स्ट्रक्चर बन ही जाएगा, है ना, ठीक है। SiO4 की हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3। दिस इज द हाइब्रिडेशन ऑफ SiO4 sp3, और इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3b। अब देखो यहां पर आपको देखो
प्रैक्टिस जितना करोगे उतना याद रहेगा। लेकिन आप सिंपल तरीका बताओ, देखो एसआई पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? चार उसने बॉन्ड बना दिए, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 ही होते हैं, 4 उसने बॉन्ड बना दिए, क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हो गई, चारों बॉन्ड पेयर में यूज हो गए। सल्फर पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं अनपेयर्ड? 6 हो सकते हैं, लेकिन इसमें बॉन्ड कितने बनाए? 4, व्हिच मींस एक लोन पेयर छूट गया, एक लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3d। अगर आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? SiF4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, और SF4 का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, ठीक है। SF4 का स्ट्रक्चर आपका ये होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या है? IO3 माइनस एंड XCO3, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है IO3 माइनस एंड XCO3। अब IO3 माइनस का आपके हाइब्रिडेशन कितनी होगी? देखो I में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7, माइनस आया तो 8 हो गए। एक ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2, 3 ऑक्सीजन कितने चाहिए? 6, तो 6 यूज हो गए, एक लोन पेयर बच गया, तो एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने? 3 बॉन्ड पेयर, तो अगर एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर तो हाइब्रिडेशन कितनी हो जाएगी? sp3। स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा बेटा? सिंपल स्ट्रक्चर, है ना। अच्छा, XCO3 कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर ऑक्सीजन ने 6 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो एक लोन पेयर बचा, तो एक लोन पेयर बचा तो कितना हो जाएगा? अगेन हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp3, दिस विल बी द हाइब्रिडेशन, ठीक है। नेक्स्ट BH4 एंड NH4। अगर BH4 एंड BH4 माइनस होगा, BH4 माइनस होगा बेटा, BH4 माइनस होगा, ठीक है ना। BH4 माइनस होगा, ठीक है। BH4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा? देखो H H H, ठीक है, और यहाँ पर H माइनस। और सिंपल से देखिए हाइब्रिडेशन कितनी है? बोरॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन आ गया तो 4 हो गए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए प्लस 4 बॉन्ड पेयर, तो क्या होगा? सारे सारे यूज हो गए। अगर सारे के सारे यूज हो गए तो कितने बचे? कोई लोन पेयर नहीं बचा, लोन पेयर नहीं बचा, सारे बॉन्ड पेयर, तो स्ट्रक्चर बनेगा। NH4 प्लस का स्ट्रक्चर कैसा बनता है? कुछ इस तरह से। अगेन हाइब्रिडाइजेशन उसकी भी क्या है? sp3 है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। लास्ट PF6 एंड SF6। तो PF6 का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? F F F F इधर F, दिस विल बी PF6 स्ट्रक्चर माइनस, है ना। और SF6 का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपसे यहां से दिख जाएगा साफ साफ कि यहां पर कौन सा आइसो स्ट्रक्चर नहीं है। देखो सेम स्ट्रक्चर, बस यही स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है, क्योंकि उसमें लोन पेयर आ रहा है। तो आंसर क्या होगा? अमंग द फॉलोइंग द पेयर ऑफ टू स्पीशीज व्हिच इज नॉट आइसो स्ट्रक्चर। क्या पूछा है? व्हिच इज नॉट आइसो। कौन सा नॉट होगा आइसो स्ट्रक्चर? आपका ऑप्शन ए विल बी राइट, ठीक है। चलिए बस बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस के साथ इसी से रिलेटेड, एंड देन उसके बाद एमओटी को करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एंड विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर लिसनिंग।